हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है यहाँ पे साहगौरा। ठीक है, साहगौरा क्या है, यहाँ पे एक हड़प्पा स्थल नहीं है। ठीक है, अब जो साहगौरा पड़ता है ये पड़ता है कहाँ, गोरखपुर में। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, जो साहगौरा पड़ता है ये पड़ता है गोरखपुर में। और इस साहगौरा से हमें एक साहगौर अभिलेख भी मिला था, जिससे हमें यहाँ पे अकाल के दौरान जो चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किए गए यहाँ पे राहत कार्यों की इससे हमें जानकारी मिलती है। तो ये आपको याद रखना है कि साहगौर अभिलेख से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अकाल के दौरान किए गए हमें यहाँ पे राहत कार्यों की इससे जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि प्रश्न है, इनमें से किसके द्वारा अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किया गया। तो अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का जो गठन किया गया था वो किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा सन 1932 में यहाँ पे अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किया गया था। ठीक है, और साथ ही आपको यहाँ पे और भी चीज़ें याद रखनी है कि जो स्वामी सहजानंद थे इन्होंने क्या किया था सन 1936 में। ठीक है, 1936 में यहाँ पे अखिल भारतीय किसान सभा का यहाँ पे गठन किया था, और ये किया था उन्होंने कहा लखनऊ में। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा को जिन्होंने गठन किया था ये उन्होंने किया था कहाँ, लखनऊ में। और जो यहाँ पे ईवी रामास्वामी नायकर है, तो ईवी रामास्वामी नायकर ने यहाँ पे एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था आत्मसम्मान आंदोलन। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था वो किसने चलाया था, ईवी रामास्वामी नायकर ने यहाँ पे चलाया था। और यहाँ पे दो दयानंद सरस्वती हैं, इन्होंने 1875 में यहाँ पे किसकी स्थापना करी थी, आर्य समाज की स्थापना इन्होंने मुंबई में यहाँ पे करी थी। आपको यहाँ पे ये याद रखना है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है यहाँ पे हमारा वो है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो हमें बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण नीति के विषय में कौन सा कथन सही है। तो जो पहला कथन है इसमें ये कह रहा है कि जियाउद्दीन बर्नी की तारीख ए फिरोजशाही इस विषय में विस्तृत जानकारी का एकमात्र ग्रंथ है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे मिनहाज उस सिराज की तबकात ए नासरी में मोहम्मद साहब से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक का वर्णन है, परंतु फिर भी यह अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति का उल्लेख नहीं करती। अब इसमें हमें बताना है कि ए और बी दोनों यहाँ पे सही है या उपयुक्त में से कोई भी यहाँ पे सही नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर है यहाँ पे वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो जो जियाउद्दीन बर्नी की तारीख ए फिरोजशाही है ये हमें विस्तृत जानकारी देती है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में। ठीक है, इसके साथ साथ जो यहाँ पे जियाउद्दीन बर्नी है, तो जियाउद्दीन बर्नी के अलावा भी हमें जो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति है इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो हमें एक तो मिलती है जियाउद्दीन बर्नी की तारीख फिरोजशाही से, दूसरी हमें जो इसकी मिलती है जो इब्न बतूता था। ठीक है, इब्न बतूता की जो रहला है इससे भी हमें यहाँ पे इसकी जानकारी मिलती है। और तीसरा जो हमें इसकी जानकारी मिलती है वो मिलती है अमीर खुसरो की एक रचना जिसका नाम है खज़ाइनुल फतूह। ठीक है, खज़ाइनुल फतूह से भी हमें यहाँ पे इसकी जानकारी मिलती है। तो आपको यहाँ पे तीनों याद रखने हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि बाबर ने अपने किस युद्ध में जिहाद शब्द का प्रयोग किया। तो बाबर ने अपने किस युद्ध में यहाँ पे जिहाद शब्द का प्रयोग किया था, तो ये इसने किया था खानवा के युद्ध में। ठीक है, जो कब हुआ था 1527 ईस्वी में, खानवा के युद्ध में ही इसने यहाँ पे जिहाद शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया था। ठीक है, अब जो खानवा का जो युद्ध होता है ये किस किस के बीच में होता है, ये होता है बाबर और राणा सांगा के बीच में। ठीक है, बाबर और राणा सांगा के बीच में यहाँ पे खानवा का क्या होता है, युद्ध होता है। और इसी युद्ध के दौरान ही यहाँ पे जिहाद शब्द का क्या करता है, प्रयोग करता है। और जब युद्ध को जीत जाता है तो उसके बाद एक उपाधि धारण करता है जो है यहाँ पे गाजी की उपाधि, यानी कि गाजी का मतलब होता है युद्ध का विजेता। इसकी यहाँ पे उपाधि क्या करता है, यहाँ पे धारण करता है। अब यहाँ पे हम इसके चारों युद्ध, बाबर के चारों युद्ध देख लेते हैं। जो पानीपत का जो पहला युद्ध था ये हुआ था कब, 1526 में। ये हुआ था बाबर और किसके बीच में, इब्राहिम लोदी के बीच में। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में यहाँ पे क्या हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। दूसरा हमने अभी देखा 1527 ईस्वी में बाबर और
किसके बीच में हुआ था, राणा सांगा के बीच में ये होता है। तीसरा कह रहे हैं यहाँ पे चंदेरी का युद्ध, ये हुआ है 1528 में, ये होता है किसके बीच में, बाबर और मेदिनी राय के बीच में यहाँ पे ये होता है, ठीक है, मेदिनी राय के बीच में होता है। और अगला है यहाँ पे घाघरा का युद्ध, जो कब हुआ है 1529 में, बाबर और किसके बीच में होता है, ये होता है महमूद लोदी जो अफगान होता है, इसके बीच में यहाँ पे घाघरा का अंतिम यहाँ पे घाघरा का युद्ध होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो बाबर है, तो बाबर को यहाँ पे क्या कहा जाता है, बाबर को यहाँ पे कहा जाता है कलिंदर, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे कलिंदर किसे कहा जाता है, कलिंदर कहा जाता है किसको, हमें बाबर को। इस कलिंदर का अर्थ होता है क्या, दानी, तो आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है। कलिंदर किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है किसको, बाबर को, ठीक है। साथ में यहाँ पे जो बाबर था इसने यहाँ पे एक पद्य शैली भी शुरू करी थी जिसका नाम था मुबैयान, ठीक है, मुबई यान नाम की एक पद्य शैली का निर्माण भी किसने किया था, यहाँ पे ये किया था बाबर ने, ठीक है। और बाबर ने यहाँ पे आगरा में यहाँ पे एक क्या कहते हैं 4 बाग पद्धति से यहाँ पे इन्होंने आराम बाग का भी यहाँ पे निर्माण किया था। तो आगरा में आराम बाग का किस निर्माण भी किसने किया था, ये किया था किसने, बाबर ने यहाँ पे किया था। और 1830 में यहाँ पे बाबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि जो बाबर था, बाबर के जो तोपची भी थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनका नाम भी आपको याद रखना है। एक तोपची का नाम था इसका उस्ताद अली, ठीक है, एक तोपची का नाम था इसका यहाँ पे क्या, उस्ताद अली, और अगले तोपची का नाम था यहाँ पे मुस्तफ़ा खां। तो इसके 2 तोपची का आपको नाम भी याद रखना है, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां, इसके यहाँ पे क्या थे, 2 तोपची थे, ठीक है। ये थे बाबर के बारे में यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे वो है हमारा कि 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख लिया। तो 1920 में किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रखा था, तो ये रखा था किसने, ऑल इंडिया होम रूल लीग ने, ठीक है, ऑल इंडिया होम रूल लीग ने 1920 में इसका नाम परिवर्तित करके क्या रख लिया था, स्वराज सभा रख लिया था। अब बात आती है कि जो हमारा होम रूल लीग है इसकी स्थापना कब और किसने की थी, तो जिसकी स्थापना की थी वो करी थी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे क्या करी थी, यहाँ पे होम रूल लीग की स्थापना करी थी। अब जो बाल गंगाधर तिलक है इन्होंने जिसकी स्थापना करी थी, ये इन्होंने करी थी अप्रैल 1916 में, ठीक है, अप्रैल 1916 में इन्होंने करी थी कहाँ, महाराष्ट्र में। और इन्होंने महाराष्ट्र को अपना क्या बनाया था, यहाँ पे हेडक्वार्टर बनाया था, ठीक है, मुख्यालय बनाया था। जबकि जो एनी बेसेंट थी, इन्होंने जो यहाँ पे होम रूल लीग की स्थापना करी थी, ये इन्होंने करी थी कब, सितंबर, ठीक है, 1916 में। और जिन्होंने जो इसका मुख्यालय बनाया था, ये कहाँ बनाया था, मद्रास के अडियार में इन्होंने इसका मुख्यालय बनाया था, ठीक है। आपको दोनों यहाँ पे याद रखना है, शुरू कब हुआ था, 1916 में, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि अगला प्रश्न है प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमें बताना है। तो जो प्राक्कलन समिति थी, पहले हम इसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद हम खुद इसका आंसर बता देंगे। तो जो प्राक्कलन समिति थी इसकी जो स्थापना होती है, यानी जो इसका गठन किया जाता है, ये किया जाता है कब, 1950 में, ठीक है। और जो उस टाइम पे यहाँ पे वित्त मंत्री होते हैं जॉन मथाई, ठीक है, जॉन मथाई की अध्यक्षता में यहाँ पे प्राक्कलन समिति का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है कब, सन 1950 में। अब जो प्राक्कलन समिति है इसमें क्या होता है, इसमें टोटल जो सदस्य होते हैं 30 सदस्य होते हैं, ठीक है। और ये 30 के 30 सदस्य जो होते हैं ये कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। इसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि जो प्राक्कलन समिति है इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 लोकसभा से होते हैं और राज्यसभा से इसमें कोई भी इसका सदस्य नहीं होता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और जो यहाँ पे ये जो प्राक्कलन समिति है, ठीक है, जो प्राक्कलन यहाँ पे समिति है, इसमें जो क्या होता है, इसमें जिसके अध्यक्ष का चुनाव होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा इसके अध्यक्ष का यहाँ पे चुनाव किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके हम पॉइंट देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि इसमें लोकसभा के 30 सदस्य शामिल होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाता। बिल्कुल सही है कि इसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है समिति के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक वर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुक्रमणीय संक्रमण मत के माध्यम से होता है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर केवल लोकसभा बहस होती है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो प्राक्कलन समिति है इसके प्रतिवेदन में कहीं भी कोई बहस नहीं होती है, ना लोकसभा में और ना ही राज्यसभा में, तो ये बिल्कुल गलत है। अगला कह रहा है कि समिति के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है, ये बिल्कुल यहाँ पे सही है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे गलत आंसर हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे वो है
कि साइमन कमीशन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है, भारतीय जो थे 1919 के अधिनियम की कार्यवाही का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। अगला ऑप्शन है, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। अगला ऑप्शन है, साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था। अगला ऑप्शन है, साइमन कमीशन भारत सन 1930 में आया। ठीक है, तो हमें बताने इसमें कौन सा सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कि जो साइमन कमीशन है इसमें कोई भी जो सदस्य थे वो भारतीय नहीं थे। टोटल से 7 सदस्य थे और इस 7 के जो 7 सदस्य थे ये सब के सब क्या थे, ब्रिटिश थे और कोई भी इसमें भारतीय नहीं था। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। और जिसका जो गठन हुआ था ये कब हुआ था, 1927 में इसका जो था गठन होता है। लेकिन ये भारत कब आता है, ये भारत आता है कब, 1928 फरवरी 1928 में ये भारत पहुंचता है। ठीक है, और इसका ही क्या होता है, बहुत विरोध होता है क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य क्या था, भारतीय नहीं था। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है कि निम्न में से कौन सा कथन अवसादी चट्टान के बारे में यहाँ पे सही है। तो हमें बताना है कि अवसादी चट्टानों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि अवसादी चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अगला ऑप्शन है, अवसादी चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती हैं परंतु सेल रवेदार होती हैं। अगला ऑप्शन है, अवसादी चट्टान भूपृष्ठ के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती हैं। और अगला ऑप्शन है, सेल सर्वाधिक मजबूत होती हैं। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो अवसादी चट्टान है वो भूपृष्ठ के सर्वाधिक क्षेत्र पे यहाँ पे यही पाई जाती हैं। जबकि अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, जो बिल्कुल यहाँ पे गलत दिया हुआ है। अवसादी चट्टानों में ये कह रहा है कि परतें नहीं पाई जाती, जो बिल्कुल गलत है, पाई जाती हैं। और जो इसमें जो सेलें होती हैं रवेदार नहीं होती हैं। और ये सेल जो होती है ये क्या होती है, मजबूत नहीं होती हैं। ठीक है, ये कैसी सेल होती है, कमजोर होती है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा अवसादी चट्टान भूपृष्ठ के सर्वाधिक क्षेत्र में यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि ब्रह्म समाज के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमें बताने कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। अगला ऑप्शन है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की। ब्रह्म समाज में मूर्ति पूजा, बहुपत्नी प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह आदि का यहाँ पे विरोध किया गया। और अगला है यहाँ पे, इसके अनुयायी अनेकेश्वरवाद के समर्थक थे। तो जो इसका राइट आंसर है सही नहीं वाला, तो यही है इसका, इसके जो अनुयायी थे वो अनेकेश्वरवाद के समर्थक थे। जबकि गलत है, जो इसके समर्थक थे वो एकेश्वरवाद के यहाँ पे समर्थक होते हैं। अब कह रहे हैं कि जो ब्रह्म समाज की स्थापना थी वो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है। और कब की थी, 1828 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना कलकत्ता में करी थी, बिल्कुल ठीक है। अगला कह रहा है कि इसने जो था ब्रह्म समाज, इसने बहुपत्नी प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा आदि का इसने क्या किया था, यहाँ पे विरोध किया था, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि इसके जो अनुयायी थे वो एकेश्वरवाद के यहाँ पे समर्थक थे। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे वो है, 1986 में गठित लक्ष्मीमल सिंधवी समिति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो 1986 में जो गठित लक्ष्मीमल सिंधवी समिति थी इसके बारे में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, ये हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि इसमें त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था थी, बिल्कुल सही। इस समिति ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, बिल्कुल सही। इसने कहा दलगत व्यवस्था को पंचायत में नहीं अपनाना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे, इस समिति का गठन इंदिरा गांधी सरकार के समय में हुआ था, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसका जो गठन हुआ था वो राजीव गांधी सरकार में हुआ था, ना कि इंदिरा गांधी सरकार में हुआ था। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं कि इसमें त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था थी और इसने कहा था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। और इसने कहा कि दलगत व्यवस्था को पंचायत में नहीं अपनाना चाहिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा वो है कि किसी संवैधानिक पीठ में कम से कम कितने जज होने चाहिए। तो किसी संवैधानिक पीठ में कम से कम कितने जज होने चाहिए, तो ये होने चाहिए कितने, 5 क्या होने चाहिए, कम से कम यहाँ पे जज होने चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा जो कथन है जो राष्ट्रीय विकास परिषद यानी NDC के बारे में सही नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है, इसके अंतर्गत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, ये एक गैर संवैधानिक निकाय है, यह एक वैधानिक निकाय है, प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बार इसकी बैठक होनी चाहिए। तो इसके बारे में जो गलत है यहाँ पे ये है कि यह एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, ये एक वैधानिक निकाय नहीं है। जबकि इसके अंतर्गत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, बिल्कुल सही है। ये गैर संवैधानिक निकाय भी है और प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बार इसकी बैठक भी होनी चाहिए। और जो राष्ट्रीय विकास परिषद की जो अध्यक्षता करते हैं ये हमारे कौन करते हैं, प्रधानमंत्री, जिसकी क्या करता है, अध्यक्षता यहाँ पे करते हैं। और जिसका गठन हुआ था ये कब हुआ था, 1952 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि भारत में किस प्रकार की कर
प्रणाली पाई जाती है। तो भारत में किस प्रकार की जो कर प्रणाली पाई जाती है, ये पाई जाती है कैसी, अधोगामी। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर है वहाँ पे नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ वहाँ पे मिलती है। ठीक है। अब जो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन से, दोदा बेटा। ठीक है, दोदा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी जो ऊंचाई है यहाँ पे वो कितनी है, 2373 मीटर। ठीक है, 2373 मीटर यहाँ पे क्या है, इसकी यहाँ पे ऊंचाई है। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है। तो भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है किसे, जमशेदपुर को। ठीक है। तो ये थे आज के हमारे सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब